दोस्तों 30 सितंबर को आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी क्या की। लोन देने वाले बैंक और कंपनियों के बीच लोन बढ़ाने की होड़ मची हुई है। तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी ईबीएलआर में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की और रेपो रेट लिंक्ड लेंडिंग रेट यानी आरएलएलआर में भी 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है और नई दरें 1 अक्टूबर से लागू भी हो गई हैं। तो इस बढ़ोतरी के बाद बैंक का ईबीएलआर 8.55% और आरएलएलआर 8.15% हो गया है। इस फैसले के बाद अब एसबीआई के उन होम लोन ग्राहकों के लिए होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी जिन्होंने ईबीएलआर या आरएलएलआर के आधार पर होम लोन लिया है। तो इस फैसले के बाद ईएमआई कितनी बढ़ेगी और बढ़ी हुई ईएमआई को चुकाने में अगर आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो क्या उपाय अपनाएं, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आसानी से और आपकी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ईएमआई कितनी बढ़ेगी इसे हम एक उदाहरण से आपको समझा रहे हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर एबीसी ने 20 साल के लिए 35 लाख रुपए का होम लोन लिया है। पहले ब्याज दर 8.05% सालाना थी और 0.50% की बढ़ोतरी के बाद 8.55% सालाना हो गई है। तो अब हर महीने ईएमआई के तौर पर अतिरिक्त कितने पैसे चुकाने होंगे मिस्टर एबीसी को, वो जान लेते हैं। तो 8.05% जब ब्याज दर थी तब हर महीने ईएमआई बन रही थी 29,384 रुपये। वहीं जब ब्याज दर 8.55% हो गई तो नई ईएमआई हो गई है 30,485 रुपये हर महीने, यानी ईएमआई में बढ़ोतरी हो गई है 1,101 रुपये। यह मैं आपको उदाहरण दे करके समझा रहा हूं, लेकिन अगर आपने लोन लिया है या लोन लेने जा रहे हैं तो आप अपने बैंक में जाकर के जरूर पता करें कि आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी और कब से बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपकी ईएमआई बढ़ गई है और बढ़ी हुई ईएमआई आप आसानी से चुका पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बढ़ी हुई ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ रही है या फिर आने की आशंका है तो आप आगे बताए गए 7 काम कर सकते हैं। पहला है कर्जदाता यानी कर्ज देने वाले बैंक या कंपनी से बात करके समाधान तलाशने की कोशिश करें। दूसरा है आमतौर पर मैनेजर अगली किस्त चुकाने की सलाह देता है। अगर आपकी दिक्कत बड़ी है तो आप कुछ महीने के लिए मासिक किस्त होल्ड करने की बात करें। तीसरा, अगर पैसे की व्यवस्था हो गई है तो बाउंस हुई किस्त की रकम चुका दें और बैंक के मैनेजर को भरोसा दें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। चौथा, अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है और आप लोन की मासिक किस्त चुकाने में हर महीने दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप मैनेजर से एडवांस ईएमआई की जगह एरियर ईएमआई चुकाने की बात करें। अब सोच रहे हो कि ये एडवांस ईएमआई क्या होती है और एरियर ईएमआई क्या होती है, तो वो भी जान लीजिए। एडवांस ईएमआई का मतलब है कि लोन की किस्त की तारीख आमतौर पर महीने की शुरुआत में होती है, इसे एडवांस ईएमआई कहते हैं। एरियर ईएमआई, अगर आप महीने के आखिर में अपनी मासिक किस्त चुकाते हैं तो इसे एरियर ईएमआई कहा जाता है। पांचवा काम जो आपको करना है वो है कि कर्जदाता अपनी मौजूदा बचत या निवेश से पैसे निकालकर बकाया कर्ज चुका सकता है। छठा काम जो कर्जदाता को करना है वो है कि कर्जदाता कर्जदार का घर अपने कब्जे में ले, उससे बेहतर है कि कर्जदार खुद ही अपना घर बेचकर बकाया कर्ज चुका दे। और सातवां है कि कर्जदाता को भरोसा में लेकर कर्जदार को खुद से घर बेचना चाहिए। कर्जदार को राहत देना या नहीं देना ये पूरी तरह से कर्जदाता बैंक या कंपनी के हाथों में होता है। हम तो मनाएंगे कि आपको राहत मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक या कंपनी को क्या अधिकार हैं ये भी जान लीजिए। तो लोन चुकाने में कर्जदार अगर फेल होता है तो बैंक क्या कर सकता है? लोन देने वाले बैंक या कंपनी को होम लोन पर डिफॉल्ट होने पर डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने हितों की रक्षा का अधिकार सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसको कि संक्षेप में SARFAESI कहते हैं, के तहत मिला हुआ है। लगातार 3 महीने तक अगर होम लोन की ईएमआई नहीं चुकाया जाए तो कर्जदाता बैंक या कंपनी उसे एनपीए
यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी खराब या डूबा कर्ज मान लेते हैं। देनदार या कर्जदाता होम लोन को एनपीए मानकर उसके बदले लेनदार से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। देनदार होम लोन के लिए एनपीए होने के बाद 60 दिनों में बकाया चुकाने के लिए कानूनी नोटिस जारी करता है। लेनदार इन 60 दिनों में भी बकाया नहीं चुका पाता है तो फिर देनदार संपत्ति की नीलामी के संबंध में 30 दिनों का पब्लिक नोटिस जारी करता है। इस दौरान कर्जदार कर्ज वाली संपत्ति का वैल्यूएशन और मूल्यांकन करता है। इस तरह से होम लोन लेने वालों के पास पहली ईएमआई के डिफॉल्ट करने और देनदार द्वारा उसकी संपत्ति कब्जा में लेने के दौरान 5 महीने का वक्त लग जाता है। तो बढ़ी हुई ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ रही हो तो अपने बैंक से बात करें जहां से आपने लोन लिया है, लेकिन डिफॉल्ट ना करें तो बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।